मैं हूँ ओंकार काकड़े और मैंने जो नया चैनल ओपन किया है वो ये उसका फर्स्ट वीडियो है। तो चलते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। इसमें बताया है कि पहली और भूजो जो थे दो बच्चे, वो अपने अंकल के घर जाते हैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके अंकल जो है वो एक फार्मर है, तो ऑब्वियसली फार्मर है तो क्या करेंगे, खेती करेंगे। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉ एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों ने कुछ औजार देखे, टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लॉ और भी वो खेत में। तो यहाँ पे भूजो पूछता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ द टूल। वो पूछता है कि उसको वो जानना चाहता है कि कहाँ और कैसे इन टूल्स का यूज़ होता है। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जैसा कि आप जानते ही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना फूड खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो किससे खाना लेते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। पर इससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि खाना क्यों खाना चाहिए। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out these various body functions such as digestion, respiration and excretion। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि जो एनर्जी मिलती है फूड को लेने से, वो हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करती है। जैसे हो गया डाइजेशन, खाना पचाना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रेशन और एक्सेट्रा। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना खाना प्लांट से लेते हैं और एनिमल्स से भी लेते हैं। और हम जब एनिमल्स बोलेंगे तो हम ये देखेंगे कि एनिमल्स जो है वो भी प्लांट्स को ही खाते हैं और हम एनिमल्स को खाते हैं। तो हर तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं हमारे फूड के लिए। यहाँ पे भूजो बोल रहे हैं, देखिए, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। जैसे कि हम जानते ही है कि सबको ज़िंदा रहने के लिए खाना लगता ही है। तो इतने बड़े नंबर ऑफ पीपल को, इतने बड़े कंट्री को, इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे फूड प्रोवाइड करेंगे हम। यहाँ पे पहेली बोलती है, तो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। जो खाना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करना पड़ेगा। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary। तो इतने बड़ी पॉपुलेशन को अगर हमें खाना देना है तो उसके
रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अभी हम 1.1 जाएंगे, जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहले यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है जो हम पढ़ेंगे। टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. 10,000 BCE तक के पीपल नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब कि वो जगह से जगह जाकर घूमते रहते थे ताकि उन्हें खाना और रहने की जगह मिल सके। वो कच्ची फल और सब्जियों को खा लेते थे और कुछ दिनों बाद या सालों बाद भी कह सकते हैं, उन्होंने जानवरों को मारकर उनको खाना चालू कर दिया। Later they could cultivate land and produce rice, wheat, other food crops. Thus was born agriculture. तो बाद में उन्हें समझ में आया कि हमेशा इधर उधर घूमने से अच्छा उन्हें सीड्स कलेक्ट करके एक ही जगह पर कल्टीवेट करना चाहिए, यानी पौधे उगाने चाहिए। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर की शुरुआत की और उन्होंने राइस, वीट और दूसरे क्रॉप्स भी उगाना चालू किए और कंज्यूम करना चालू किया। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. यहाँ पे आपकी डेफिनेशन है क्रॉप की कि जब एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of field. यानी इसका मतलब है कि वीट का क्रॉप मतलब उस फील्ड में पूरे वीट के प्लांट्स ही ग्रो करेंगे या ग्रो फार्मर करेगा। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. हम पहले से ही जानते हैं कि क्रॉप्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ये जो क्रॉप्स है ये इनके सीज़न के हिसाब से क्लासिफाई किए जाते हैं ग्रुप्स में। जैसे कि हम जानते ही है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यानी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी वहाँ का टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल यानी वर्षा एक जगह से दूसरी जगह वेरी करते हैं, यानी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। हमारे कंट्री में हर जगह डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं और इस डाइवर्सिटी के बावजूद दो तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स में उन्हें डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीज़न में उगाए जाते हैं, यानी कि रेनी सीज़न में उनका कल्टीवेटिंग किया जाता है। जनरली रेनी सीज़न जून टू सितंबर होता है, तो खरीफ क्रॉप्स को इस पीरियड में लगाया जाता है, बोया जाता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। जो
जो धान की खेती है, मेज़ है, सोयाबीन है, मूंगफली है और जो कपास है, ये सब खरीफ क्रॉप में आते हैं क्योंकि इन्हें रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। सेकंड जो हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के टाइप है रबी क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स, ये विंटर सीज़न में लगाए जाते हैं, जो कि अक्टूबर टू मार्च रहता है विंटर सीज़न। रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सारे पौधे विंटर सीजन में लगाए जाते हैं और ग्रो करते हैं। इसके पीछे जो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। कुछ पल्सेस है, कुछ वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट्स भी है, जैसे हम कह सकते हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन। ये समर में ग्रो किए जाते हैं कुछ प्लेसेस में। हम 1.2 पे आ गए, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक प्रैक्टिसेस है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो धान है वो सर्दी के मौसम में क्यों नहीं उगाई जा सकती। तो पहली बोलती है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। जो धान रहता है, जो चावल रहता है, पैडी यानी धान, उसको चावल भी बोल सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए रहता है उसके कल्टीवेशन के लिए। तो उसको रेनी सीजन में ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में इतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रहता है कि वो पैडी के लिए सफिशिएंट हो सके। और विंटर सीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर उसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। अगर हम उसको लगा देंगे तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी, वो बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होगा और ख़राब भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. जो क्रॉप्स की कल्टीवेशन है उसमें बहुत सारी इन्वॉल्व रहती है एक्टिविटीज़, जो कि फार्मर्स को करनी पड़ती है एक टाइम पीरियड के अंदर, एक समय के अंदर। ये आप देखोगे कि ये एक सिमिलर वही एक्टिविटीज़ है जो गार्डनर करता है, या इवन हम भी करते हैं कभी कभी अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते समय। ये जो एक्टिविटीज़ है इन्हें हम कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। Second, sowing. Third, adding manure and fertilizer. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Sixth, harvesting. Seventh, storage. ये 7 प्रैक्टिसेस है जो हमें करनी पड़ती है थ्रू आउट क्रॉप जब कल्टीवेट होता है। अभी हम 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट important task in agriculture is to turn the soil and lose it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना क्रॉप के लिए, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्रॉप ग्रोइंग के लिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप या टास्क कह सकते हैं हम इसको, कि सॉइल को लूज़ करना और उसे टर्न करना। अगर हम सॉइल को लूज़ करेंगे और टर्न करेंगे तो हमें ये जो सॉइल है वो प्लांट्स जो ग्रो करेंगे
उसके रूट्स को अलाउ करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके और अगर वो अंदर जाएगा तो लूज सॉइल जो है वो रूट्स को अलाउ करेगा कि वो चाहे कितना भी अंदर चले जाए वो आसानी से ब्रीथ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। क्यों लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है वो रूट्स को अलाउ करती है कि वो आसानी से ब्रीथ कर सके। यहाँ पे उसका आंसर है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड microbes present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. जो लूज सॉइल रहती है, ढीली मिट्टी रहती है, वो अर्थवर्म्स जिसे हम नॉर्मल भाषा में गेंडूर भी कहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के ग्रोथ में हेल्प करती है। जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो फार्मर के फ्रेंड्स रहते हैं क्योंकि आगे चलकर वो जो सॉइल है उसको टर्न करते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड करके सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड। बट क्यों सॉइल को टर्न करना और उसे ढीला करना ज़रूरी है। You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air, and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. जैसे कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में सिक्स्थ क्लास में सेवन्थ क्लास में पढ़ा ही है कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं जैसे वाटर और एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे रहते हैं। और एडिशन में जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके द्वारा डिकम्पोज कर ले जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में वापस आ जाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जैसा कि हमें पता ही है कि कुछ सेंटीमीटर सी है जो टॉप लेयर है सॉइल की, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो जब हम सॉइल को टर्न करेंगे, उसे लूज़ करेंगे, तो इस प्रोसेस के द्वारा जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है जो कि नीचे में डीप में है थोड़ी, वो ऊपर आ जाएगी। और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है जब हम क्रॉप लगाएंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वही प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में मदद करेंगे। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation. तो इसलिए टर्निंग और लूजिंग सॉइल की बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। The process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. This is done by using a plow. Plows जो प्रोसेस है लूजनिंग और टर्निंग को सॉइल करने का, उसने टिलिंग और प्लोइंग कहा जाता है और ये एक प्लो की मदद से किया जाता है। अब हम प्लो के बारे में पढ़ेंगे। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई
इट नीड्स टू बी वाटर बिफोर प्लोइंग। प्लाउज जो रहते हैं वो वुड या आयरन से बने रहते हैं, यानी लकड़ी या लोहे से बने रहते हैं। अगर जो सॉइल है जिसमें हमको ग्रो करना है और फील्ड बहुत ड्राई है तो उसे हमको वाटरिंग करना पड़ेगा बिफोर प्लोइंग। हमें उसे पानी देना पड़ेगा कि हम उससे पहले उसे खेत को जोतें। प्लो को नॉर्मल लैंग्वेज में हम हल भी कहते हैं। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done by the help of a leveler. जब हम खेत जोतेंगे तो जो टर्न होगी सॉइल, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर क्लम्स, जिसे क्रम्स भी कहते हैं, वो आ जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर है जिनमें ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगा क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो हमें उसे एक लेवलर के मदद से लेवलिंग करना पड़ेगी, एकदम प्लेन करना पड़ेगा उसे। क्योंकि अगर ये लेवलिंग करेंगे हम तो हर प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और ये इरिगेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चन्ड बिफोर सोइंग। और कुछ समय पर ऐसा भी होता है कि मैन्योर जो है, मैन्योर यानी खाद जो है, उसे ऐड कर दिया जाता है सॉइल में और उसके बाद टिलिंग की जाती है। ये मैन्योर के खाद के मिक्सिंग में सॉइल के साथ मदद करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीज बोने से पहले उस पर सॉइल को मॉइस्चर भी कर दे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tool used for this purpose is plow, hoe and cultivator. सीड्स के सोइंग के पहले, बीजों को बोने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि सॉइल के जो क्लम्प्स है, पत्थर है, उन्हें ब्रेक करना ताकि एक बेटर यील्ड आ सके, ज़्यादा उत्पादन हो सके। ये बहुत सारे वेरियस टूल्स से किया जाता है। जो इसमें मेन टूल्स जो है वो है प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। प्लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम। This has been used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses and camels. It consists, ये जो प्लॉ है, हल है, ये बहुत पुराने ज़माने से सॉइल को टर्न करने में, उसको लूज़ करने में, उसकी टिलिंग और प्लॉइंग करने में, उसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए बहुत यूज़ किया जाता है एंशिएंट टाइम से। ये ज़्यादा से ज़्यादा वुड का बना हुआ रहता है। आयरन थोड़ी कम ही मात्रा में रहता है, कमी है आयरन प्लॉज। ये दो बुल से, यानी एक जोड़ी के बैलों से खींचे जाते हैं, और इसमें कोई हॉर्सेस और कैमल्स भी यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्टिप called plowshare. The main part of plow is a long log of wood which is called plow shaft. इसमें जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। ये एक
स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप कंटेन करता है। स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ऐसा ट्रायंगल में, उससे प्लॉशेयर कहते हैं। और जो मेन पार्ट है इसमें, वो एक लंबा सा लॉग होता है, लंबा सा वुड होता है, जिसे प्लॉशैफ्ट भी कहते हैं। There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. प्लॉ शाफ्ट के एक एंड पे हैंडल दिया हुआ रहता है, और जो दूसरा एंड रहता है उसमें बीम अटैच रहती है, जो कि बुल्स के नेक पे प्लेस की जाती है। और एक जोड़ी बुल्स की और एक आदमी आराम से ऑपरेट कर सकता है प्लो को। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by plows nowadays. जो इंडिजियस वुडन प्लो है, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन प्लोज ने रिप्लेस कर दिया है आज के ज़माने में। हो इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। हो जो है वो एक सिंपल सा टूल है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। इसमें एक लंबा सा रॉड रहता है, वो वुड का भी हो सकता है, आयरन का भी रह सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग मजबूत चौड़ी और बेंट हल्की सी प्लेट रहती है उसमें, जो कि फिक्स रहती है उसके कोई तो भी एक एंड पे। यहाँ पे आपको हो की पिक्चर दी है। वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ये भी एनिमल्स की द्वारा पुल किया जाता है। कल्टीवेटर, नाउ डेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर्स ड्रिवन बाय कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जैसा कि हम जानते ही है कि हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है और मॉडर्न डेज में मशीन्स का बहुत यूज़ हो रहा है, और मॉडर्न मेथड में प्लोइंग के लूजनिंग के टिलिंग के मॉडर्न मेथड में कल्टीवेटर आता है, जो कि एक ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। ये जो कल्टीवेटर है वो मजदूरी को कम करता है और टाइम भी बहुत सेव करता है। इसके नीचे एक पिक्चर दी हुई है, वो ये कल्टीवेटर है जिसे ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। और पर ये बहुत एक्सपेंसिव है कि बहुत जो बड़े बड़े फार्मर्स है, ये रिच फार्मर्स है, वही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, तो एक बार हम मेन पॉइंट्स को वापस क्लियर करते हैं। जो क्रॉप है, क्रॉप की डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक बहुत बड़े पैमाने पे एक ही टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। हमारे कंट्री में जैसे बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसमें खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के टाइप से क्रॉप्स के खरीफ क्रॉप्स जो है वो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, जनरली जून और सितंबर के बीच में।
पैडी, मेज, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में ग्रो करते, जनरली अक्टूबर टू मार्च के बीच में। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आज हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी पढ़ा। ये जो प्रैक्टिसेस है, एक्टिविटीज़ है, ये फार्मर्स के द्वारा की जाती है थ्रू आउट द क्रॉप इज़ ग्रोन। जब तक के क्रॉप ग्रो कर रहा है तब तक कि इसे हेल्प करना पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस 7 होती है, जिससे आपके ध्यान में ही होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन यानी पानी सप्लाई करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। 1.3 में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है सॉइल की, यानी क्रॉप की कल्टीवेशन में। इसके लिए लूजनिंग और टिलिंग की जाती है, ताकि जो रूट्स से प्लांट्स के ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जा सके, और जितने डीप में भी जाए उन्हें मिनरल्स, वाटर, एयर मिलते रहे, वो आराम से ब्रीथ कर सके। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रो कर सके, ताकि बाद में वो ह्यूमस ऐड करके फर्टिलिटी को बढ़ाए और टर्न भी करे सॉइल को टर्न भी करे। जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, उनको ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज कर लिया जाता है और वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म के वो वापस रिलीज कर दिए जाते हैं सॉइल में, और फिर से प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ सेंटीमीटर के जो एरिया है सॉइल में, वो बस सपोर्ट करता है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। जो है वो जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स फुल ऑफ सॉइल है उसे ऊपर लेके आता है और यूज़ में लाता है प्लांट्स के, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। यहाँ पे हमने पढ़ा कि लूजनिंग और टर्निंग सॉइल की उन प्रोसेसेस को टिलिंग और प्लोइंग भी कहा जाता है। और जब प्लो करने के बाद कुछ क्रम्स रह जाते हैं, उनको तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, और लेवलिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि सब प्लांट्स को एक मात्रा में पानी और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। कभी कभी जो है मैन्यूअर पहले ही ऐड कर दिया जाता है। प्लो के बारे में पढ़ा कि बहुत पुराना टूल है। इसे ये रिमूविंग वीड्स के लिए भी काम आता है, और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने में भी काम आता है, और सबसे मेन यूज़ तो है टिलिंग, जैसा अभी पढ़ा ही है हमने। ये वो वुड का होता है, वुड और आयरन का भी होता है समटाइम्स, और एक जोड़ी जानवरों की जोड़ी से वो खींचा जाता है। एक मैन और 2 पेयर ऑफ बुल्स इसे आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसका मेन पार्ट रहता है वो बड़ा सा वुड का लॉग रहता है, जिसे प्लॉशाफ्ट कहते हैं। इसमें ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप रहती है, जिसे प्लॉशर भी कहते हैं। इसके एक एंड में बुल्स को अटैच किया जाता है, और एक एंड में हैंडल दिया रहता है। हो के बारे में हमने पढ़ा कि ये सिंपल सा टूल है, जिसे वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक लॉन्ग आयरन और वुड की प्लेट रहती है, और एक बेंट प्लेट भी रहती है। कल्टीवेटर्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि वो मॉडर्न मेथड है प्लॉइंग
और टिलिंग का, जो कि लेबर और टाइम को बहुत कम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।